नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। नया दिन, नया सप्ताह, नई तारीख, नया साल, नया जोश और ढेर सारी उम्मीदें। तो रियल एस्टेट सेक्टर इस नए साल से क्या उम्मीदें लगा रहा है? बीते साल को देखते हुए नए साल में क्या रणनीतियां बनेंगी? बिक्री और ट्रेंड कैसा रहेगा? नए लॉन्च, निवेश समेत रियल एस्टेट के तमाम सेगमेंट में क्या मूड माहौल रहेगा? इन्हीं सब बातों पर होगी आज की चर्चा। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ हैं मनन शाह, MD MICL, अरविंद नंदन है हमारे साथ, MD सेविल्स इंडिया, विमल नादर हैं रिसर्च हेड कॉलियर्स इंडिया, और हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, CEO ट्रैक टू रियल्टी। तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनिल सर आपके पास आते हैं और शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, 2023 में रियल्टी शेयर्स ने काफ़ी कमाल किया है। निफ्टी रियल्टी ने 77% ग्रोथ दर्ज की है। ऐसे में बीते साल के साथ 2024 में रियल्टी सेगमेंट में कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप? साल 2023 भारतीय बाजार में रियल एस्टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहा। प्राइसेस मजबूत रही घरों की और कमर्शियल प्रॉपर्टी की, और डिमांड पूछे मत। साल 2024 की शुरुआत मजबूती के साथ हो रही है। रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस जो आपने देखे 2023 में, वही सिलसिला 2024 में भी आगे बढ़ेगा। क्यों होगी रियल एस्टेट में 2024 में बड़ी तेज़ी? उसकी 2-3 बड़ी वजह है। पहला ये कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। RBI ब्याज दरें घटाना शुरू करेगा, और ब्याज दरों का घटना रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होता है। इकोनॉमिक डेटा मजबूत है, यानी कि इकोनॉमी की मजबूती भी लोगों को पैसा खर्च करने के लिए थोड़ी जगह देती है। पैसा है तो जाहिर सी बात है घर खरीदे जाएंगे। एक और अच्छी चीज़ सेक्टर को लेकर है, समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इससे भी कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो बड़े शहर हैं वहाँ पर उम्मीद आप कर सकते हैं 10 से 15% इस साल घरों की कीमतें बढ़ सकती हैं। और न सिर्फ घरों की कीमतें बढ़ेगी, बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की कीमतें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 15 से 25% तक इनकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि दाम भी बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ेगी। और दाम बढ़ने के पीछे 2 वजह है। एक, थोड़े से रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपर्स को अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से अपने दाम बढ़ाने पड़ते हैं। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी की मांग भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा परचेजिंग पावर भी उनके पास आता है। कमर्शियल रियल एस्टेट, यहाँ पर भी दाम और डिमांड दोनों बढ़ने की उम्मीद है। कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए ये साल खास तौर से ज़्यादा बेहतर रह सकता है रेजिडेंशियल के कंपेरिजन में। इनकी बिक्री के नए रिकॉर्ड्स बनने की उम्मीद है। ये इसलिए है कि इकोनॉमी बहुत मजबूत है, और जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के दाम काफ़ी बढ़ते हैं। और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो आया कोविड के बाद से, वो अब कम होता जा रहा है। लोग ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं, तब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के दाम भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक और चीज़ जो इकोनॉमी में के बढ़ते लेवल के साथ, आपके खर्चे करने के बढ़ते पावर के साथ जो बढ़ती है, वो है लग्जरी घरों की डिमांड। 2023 में ज़बरदस्त थी, और पूरी उम्मीद है कि लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, महंगे घर 2024 में भी जमकर बिकेंगे। तो 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आउटलुक काफ़ी बेहतर है। चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, बिल्कुल खरीदिए। आप प्रॉपर्टी शेयर में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी शेयर भी बाजार के मुकाबले में, ओवरऑल मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। यानी लग्जरी सेगमेंट में हर तरफ खुशहाली दिख सकती है। कम से कम लग्जरी सेगमेंट के लिए 2024 का आउटलुक शानदार है। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनन जी, अब आपके पास आते हैं। 2023 में आपको कैसा रिस्पांस मिला है, और अब नए साल के लिए आप डेवलपर्स के तौर पर क्या रणनीति लेकर चलेंगे? दीपक जी धन्यवाद। 2023 में हमने काफी सारे चीजें का परिवर्तन देखने मिला है इन ओवरऑल सिनेरियो में। अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से अगर मैं शुरुआत करूं, मुंबई की काफी सारे नए ब्रिजेस, मेट्रोज, मोनोरेल के प्रोजेक्ट्स जो अपकमिंग आ रहे हैं, जिसके कारण पूरी ज्योग्राफी मुंबई की बदलने वाली है। तो इस तरीके से हमें काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं, एंड ये डेवलपमेंट्स रियल एस्टेट में इनडायरेक्टली कहीं हिट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, जिससे लोगों का आकर्षण मुंबई की तरफ बढ़ते जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि मुंबई इज गोइंग टू बी सेल्फ सस्टेन्ड सिटी। उसके अलावा अगर आप देखोगे मार्केट ट्रेंड्स में, लग्जरी की बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने मिली है हमें, वेर लग्जरी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे समझिए 1500 स्क्वायर फीट के ऊपर के जो अपार्टमेंट्स है, 2000 फुट, 3000 फुट, बिल्कुल। इनफैक्ट 5000 स्क्वायर फीट के जो अपार्टमेंट्स है, ये सारे के सारे अपार्टमेंट्स जो हमने देखे हैं, इसमें सेल की डिमांड बहुत ही बढ़ती दिखी है। एंड हमने खुद के प्रोजेक्ट्स में भी ऑब्जर्व किया
बिल्कुल, लग्जरी सेगमेंट में तेजी दिखी है जैसा कि मनन जी बता रहे हैं। अरविंद सर, लग्जरी समेत अन्य सेगमेंट में कहां तेजी और कहां मंदी दिखेगी 2024 में? नहीं, ट्रेंड मोटा मोटा तो वैसा ही रहेगा दीपक जी, लेकिन एक दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले तो लग्जरी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एक्चुअली। प्रीमियम और लग्जरी अगर आप देखें तो आमतौर पर 3-4 करोड़ से ऊपर, और आप जहां तक चाहें वहां तक चले जाएं तो ये बहुत लंबा चौड़ा सेगमेंट हो जाता है। तो इसमें तो जैसा मनन जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत उछाल आया है। और न सिर्फ मुंबई बल्कि नोएडा, एनसीआर, दिल्ली, बेंगलुरु सभी जगह उछाल आया है। लेकिन एक और बात ध्यान रखने वाली है कि एक सेगमेंट इसके आसपास, इससे थोड़ा सा नीचे है, और उसमें भी बहुत प्रगति हुई है। आप कह सकते हैं 60-70 लाख से लेकर के एक 1.5 करोड़ तक की जो सेगमेंट है उसमें भी बहुत बिक्री हुई है, और उसके भी आगे बने रहने की बहुत संभावना है। हालांकि एक चीज है जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, कि जो सबसे नीचे का सेगमेंट है, अफोर्डेबल सेगमेंट, वहां वो प्रगति फिलहाल नहीं दिखाई पड़ी है। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, और आगे मुझे उम्मीद उससे भी है कि उस पर शायद हम थोड़ी सी डेवलपमेंट देख सकें। तो अगर मैं बहुत संक्षेप में कहूं दीपक जी, तो लगातार 60-70 लाख से ऊपर के सारे सेगमेंट्स और सब सेगमेंट्स अगर आप बनाएं, प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ये सारे के सारे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अभी भी इनके बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। हाँ, जो सबसे नीचे का सेगमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देने की और आवश्यकता हो सकती है। ये बात रेजिडेंशियल पर है। यानी काफी कुछ 2024 में भी बिक्री 2023 जैसी ही नजर आने वाली है। विमल जी, बिक्री की तो बात हो गई, लेकिन नए लॉन्च कैसे रहेंगे इस साल? इंटरेस्टिंग, आई थिंक जैसे अरविंद जी भी बोल रहे थे, लग्जरी और हाई एंड सेगमेंट्स काफी इमेंसली पिकअप हुआ है। सो गिवन ये इतना हाइटन एक्टिविटी हमने देखा है 23 में, हम देखते हैं कि इनफैक्ट अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो प्रोपोर्शन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। सो जरूरी नहीं है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ा है तो इट्स कंसर्निंग राइट अवे, बिकॉज मेजोरिटी जो चीजें हैं ऑब्वियसली न्यू लॉन्चेस हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सो हम 24 में हमारे हिसाब से हमारे एस्टिमेट्स तो ये कह रहे हैं कि सेल्स ऑब्वियसली कंटिन्यू होगा, सेल्स का काफी स्टेबलाइज होगा, बिकॉज 22, 23 आफ्टर लेटर पार्ट ऑफ 21 आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ग्रो हुआ है। तो आई थिंक एक हद तक स्टेबिलिटी आएगा, एंड स्टेबिलिटी के बाद वो ग्रोथ सस्टेन होने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि लॉन्चेस काफी अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक नहीं हुआ है। वो हमेशा सेल्स के हिसाब से, सेल्स के ट्रेंड लाइन के हिसाब से किस सेगमेंट में हो रहा है उसी हिसाब से हो रहा है। तो इस प्रकार आपके एग्जैक्ट जवाब देने के लिए आई थिंक लॉन्चेस भले ही हाई एंड लग्जरी में होगा, आई थिंक मिड सेगमेंट हमेशा से ही एक मेजर प्रोपोर्शन है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट लगभग 40-45% तो इजीली अकाउंट करता है सेल्स में, तो उसमें भी लॉन्चेस होंगे डेफिनेटली। बिल्कुल, यानी बिक्री और नए लॉन्च के नजरिए से आप काफी बुलिश हैं। रवि जी, आपका क्या टेक रहेगा इस 2024 में पूरे सिनेरियो को देखते हुए? कैसा मूड माहौल देख रहे हैं आप? 2024 मुझे लगता है लॉन्च के लिहाज से बहुत स्लो रहेगा। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि लग्जरी में ट्रेंड बहुत जा रहा है, देखिए आयरनी इस देश की ये है कि डिमांड जहां पे है वहां पे सप्लाई जो है वो एकदम ऑफ ट्रैक है, ऑफ मार्केट है, पेरिफेरी लोकेशंस पे है। सारे के सारे लॉन्चेज जो हैं वो लग्जरी सेगमेंट में हो रहे हैं, और मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इन्वेस्टर्स मार्केट में वापस आ गए हैं। रियल एस्टेट वापस एक पैसा पार्क करने का अवेन्यू बन चुका है, और 2024 में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। रही बात जो अरविंद जी कह रहे हैं कि उन्होंने मिड सेगमेंट में जो देखा है 1 करोड़ के आसपास का एक जो हाइक देखा है, आप गौर से देखिए कि ये कौन से सेगमेंट हैं जो मिड सेगमेंट के नाम पे आप कहिए 90 लाख से लेके 1.25 करोड़ के बीच में सेल हो रहे हैं। मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे इंडिया का सबसे अफोर्डेबल मार्केट नोएडा की बात करता हूं। कल तक नोएडा में इस प्राइस बैंड पे 3 BHK मिल रहा था, आज 90 लाख से लेकर 1.25 करोड़ के बीच में स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। आपके लैंड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नए लैंड पार्सल्स सिटी सेंटर में अवेलेबल नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा रहा है, तो डेवलपर के पास भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो साइजेज को स्क्वीज कर रहे हैं सिटी सेंटर में मिड सेगमेंट हाउसिंग में लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। 2024 जो है वो हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल का टॉप 3% का मार्केट रहेगा, बाकी लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी आसान नहीं होगी। बिल्कुल, ये अहम बात है। अफोर्डेबिलिटी पर और भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मनन जी उससे पहले चुनौतियों पर भी बात करनी होगी। 2024 में डेवलपर्स के नजरिए से आपको क्या कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं?
डेवलपर्स जैसे रवि जी ने भी बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ते जा रही है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेबर के तरीके से बढ़ रही है। अगर आप कोविड के पहले की स्टील की प्राइसेस देखोगे, एल्यूमिनियम की प्राइसेस देखोगे, कॉपर की प्राइसेस देखोगे, नियरली डबल से ज्यादा हो चुकी है। तो ये सारे चीजें जो कॉस्ट है वो एवर इंक्रीजिंग हो रहे हैं। बट जो प्राइस सपोर्ट अगर आप देख रहे हो, अभी मार्केट बहुत पॉजिटिव है, सेल्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट जो प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइसेस में मोमेंटम उतना आपको मिड सेगमेंट में बढ़ते नहीं दिखा। लग्जरी में वो बढ़ गई, बिकॉज जो लग्जरी घर आज खरीद रहे हैं वो आदमी, काफी बार हमने वो देखा है कि उनको शायद तेजी मंदी से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होती। जो कस्टमर 10 करोड़ के ऊपर का घर खरीदते हैं उनको ज्यादा तेजी मंदी ने इम्पैक्ट नहीं किया है, बट जिनको अफेक्ट करता है तो उनके लिए जब प्राइस ये बढ़ जाती है, वो एक चैलेंज डेवलपर को अभी ये होगी 2024 में, कि ये जो बाकी सब सप्लाई आ रही है एंड जो कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, तो अगर आपने कई प्रोजेक्ट अगर सही मायने से प्रॉपर कैलकुलेशन से नहीं लिया है तो आपकी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ सकती है। तो इसके लिए कंजर्वेटिव वर्किंग्स के बेसिस पे नए प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए एंड ज्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें, बिकॉज आज 3 साल से हम तेजी देखते आ रहे हैं। ये मोमेंटम 2-3 साल और कंटिन्यू मुझे दिखते आ रहा है, बट वापस से ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि सारी चीजें ओवर सप्लाई होने लगी एंड सारे डेवलपर्स वापस से प्राइस में कट ऑफ करने लगेंगे और प्रॉफिट पे सीधा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज कॉस्ट तो कभी कम होती नहीं है। बिल्कुल, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। जो तेजी आज लग्जरी सेगमेंट में दिख रही है उसे कहीं फिर लग्जरी की ओवर सप्लाई ना बन जाए, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, जो आगे मुश्किलें ना खड़ी कर दे। अरविंद सर, अफोर्डेबिलिटी बड़ा अहम रोल निभाती है बिक्री को लेकर, जो कि बीते कुछ साल में हमने देखा है कि कम हुई है। अभी अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, अफोर्डेबिलिटी जो है, एक अगर आप लंबे टाइम स्केल पर देखेंगे पिछले 10-12 साल में, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ही खराब थी 2000, मेरा ख्याल है 10-11 के आसपास, और वहां से इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद आता है ये कोविड का 2 साल का समय, जिसने एक तरह से सारे समीकरण बिगाड़ दिए दोबारा। और हुआ ये है कि जो हमारा जो सबसे बड़ा मास है, जो होम बायर्स का, उसको न सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की मार पड़ी है, बल्कि उनका एक तरीके से जो सोशल फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस होता है मार्केट में होने का, वो बिगड़ गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई, या तनख्वाहें कम हो गई, या बहुत तमाम तरह के फैक्टर्स प्ले में आ गए, जिसकी वजह से उस सेगमेंट में उनका जो प्ले था वो सडनली बिल्कुल कम हो गया। उसके अलावा हमारी एक सीएलएसएस स्कीम भी होती थी जो पिछले साल तक थी, और वो बाद में बंद हो गई। इस साल दोबारा उसको किसी दूसरे रूप में लाने की संभावना व्यक्त की गई है, और उस पर बात हुई है। तो दोनों तरफ की बातों को अगर आप मिलाकर देखें, तो एक तरह से डिमांड का जो अपना फोर्स था वो कम हो गया, प्राइस वाइज वहां पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जो हुई थी वो खराब हो गई, और दूसरी तरफ से जो पॉलिसी का सपोर्ट चाहिए था वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं था। तो इस वजह से उस सेगमेंट में बहुत ज्यादा सेल होने की संभावना खत्म होने लगी। फिर हमारे इंटरेस्ट रेट जो स्थायी थे वो धीरे धीरे बढ़ने भी लगे। उसके अलग कारण है। इन सब चीजों की वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है वो वहां पर जितनी खराब शायद नहीं थी, उससे भी ज्यादा खराब दिखाई पड़ने लगी। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है दीपक जी कि ये स्थितियां धीरे धीरे सुधरने वाली हैं, ये और आगे खराब नहीं होंगी। बिल्कुल, यानी आपका मानना है कि 2024 में अफोर्डेबिलिटी और बेहतर होती हुई दिखेगी। विमल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि टियर 2 शहरों के रियल एस्टेट में कैसी ग्रोथ दिख रही है? कुछ चीजें बिफोर रेसिडेंशियल टियर 2 बताने के पहले आई थिंक मैं गौर करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं और क्या एक्टिविटी को ड्राइव कर रहे हैं टियर 2 में। आई थिंक कमर्शियल ऑफिस डिमांड, आप ग्रेड ए ऑफिस डिमांड पकड़ लो या फिर ग्रेड बी पकड़ लो, आई थिंक काफी हद तक एक्टिविटी शुरू हुआ है, स्पेशली 21 के बाद। आप उसका कारण, उसका रीजन एट्रीब्यूट कर लो वर्क फ्रॉम होम का, हाइब्रिड कल्चर का, एज वेल एज हम कमर्शियल में यूज करते हैं कोर प्लस फ्लेक्स, जहाँ पे आपके कोर ऑफिसेज मेन सिटीज में रहते हैं, एज वेल एज सैटेलाइट ऑफिसेज सेटअप होते हैं पेरिफेरल मार्केट में हो या फिर टियर 2 मार्केट्स में। सिमिलरली आप को वर्किंग को पकड़ लीजिए, को फ्लेक्स स्पेस जो है, काफी सारे फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटर्स जो हैं ये भी लोग टियर 2 में एक्सपैंड कर रहे हैं। ये सब चीज क्या दर्शा रहा है? ये सब चीज इंडिकेट कर रहा है कि काफी हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सिमिलर टू टियर 1 सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वो भी टियर 2 में देखा जा रहा है। सो इसी कारण ये एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है, क्योंकि टियर 2 के बारे, चूंकि टियर 2 के बारे में आजकल बात किया जा रहा है, प्लस टियर 2 सिटीज में आई थिंक काफी हद तक
इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी हो रहा है। आप स्मार्ट सिटी मिशन को पकड़ लीजिए, आप कितने सारे छोटे, लखनऊ में मेट्रो है, कोची में ऑलरेडी मेट्रो है, प्लस वहां पे आईटी कैंपसेस है। तो अगर अभी देखा जाए तो, और ये सारे आईटी कैंपसेस पहले ही सेटअप हुए हैं। इनफैक्ट कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है। सो इनफैक्ट आई थिंक टियर 2 सिटीज में काफी हद तक पोटेंशियल है। रीजनल लेवल डेवलपर्स को देख रहे हैं, वो लोग वहां पे एक्सपैंड कर रहे हैं। देयर इज अ बकेट ऑफ 10-15 सिटीज हैं, जिसमें से 5-6 सिटीज थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ पोटेंशियल है, बट टियर 2 में हलचल डेफिनेटली हो रही है। यानी टॉप शहरों की तेजी का असर टियर 2 शहरों तक भी जाता दिख रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि यह असर भी गिने चुने शहरों तक है। हालांकि जिस तरह से टियर 2 शहरों में क्रेडाई और नरेडको का फोकस दिखा है, उससे नए शहरों तक रियल्टी सेक्टर का दायरा बढ़ता दिख सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे रियल्टी सेक्टर में निवेश को लेकर कैसा माहौल रहेगा। इन सारी बातों को और भी चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। रियल एस्टेट आउटलुक 2024 में तमाम मेहमानों के साथ चर्चा जारी है। रवि जी, आपके पास आएंगे। रियल्टी सेक्टर में अगर निवेश को देखें तो बीते साल 3 बिलियन का पी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि 2022 के मुकाबले 44% कम रहा है। अब 2024 में पी इन्वेस्टमेंट की चाल आप कैसी देख रहे हैं? देखिए, जब भी आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम सबसे बड़ी एनालिसिस की गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ इनफ्लो की तरफ देखते हैं। आउटफ्लो कितना हो रहा है ये हम कभी अपनी स्टडी में नहीं लेते हैं। मेरा मानना है 2023 में इनफ्लो कम हुआ है, लेकिन आउटफ्लो बहुत ज्यादा हुआ है। ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर आप ये देख रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कम क्यों हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट कम इसलिए हुआ है कि हम नए सिटीज डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम जो टियर 2 सिटीज की बात करते हैं, हम क्या टर्म यूज करते हैं, ये पोटेंशियल सिटीज हैं। सी, पोटेंशियल और परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा गैप होता है। आज जब मैं इंडिया के टियर 2 सिटीज की तरफ देखता हूं, जहां की इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तो आप, ठीक है, अयोध्या में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोयंबटूर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र जैसे जगह पे आकर बियॉन्ड मुंबई देखें, तो ज्यादातर टियर 2 सिटीज वो हैं जहां इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। तो आपके दो एक सिटीज के भरोसे आप अगर ड्राइवर बनना चाहते हैं तो संभव नहीं है। दूसरा, हम हमेशा एक दूसरी गलती करते हैं कि हम आईटी ड्रिवन बात करते हैं कि यहाँ पे आईटी कॉरिडोर बन रहे हैं। देखिए, यूएस के जनरल इलेक्शंस और यूएस की इकोनॉमी को अगर आप ध्यान से देखें, तो मेरा अपना मानना है कि आईटी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आना अभी शुरू हुआ है। और मैं आईटी इंडस्ट्री के कई लोगों से बात कर रहा हूं जहां की हायरिंग फ्रीज हो चुका है। आप सिर्फ और सिर्फ आईटी ड्रिवन ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती ये है कि आप फ्यूचर सिटीज को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जितना फोकस मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों में अयोध्या जैसे शहर को डेवलप करने में हुआ है, कम से कम 20 और ऐसे शहर हैं जहां पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच के गैप की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल सही। पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच के गैप पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मनन जी, जब हम आरओआई की बात करते हैं, एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड की बात करते हैं, तो हमारे शहर दुबई, यूके के मुकाबले थोड़े कमजोर दिखते हैं। रिटर्न के लिहाज से 2024 कैसा रहेगा? जब हम ये दो कल्चर्स कंपेयर कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में जहां हम ऑपरेट करते हैं या दुबई है, और इंडिया को जब हम कंपेयर करते हैं, ये दोनों कंट्रीज में एक सबसे बड़ा फर्क जो है कि यहाँ के लोग, जैसे हम इंडियंस है, हम घर को सिर्फ एक घर नहीं देखते, वो एक अपनी एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ टाइम ओन करनी है, आपकी फैमिली की लेगेसी के लिए, आपकी फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो जो एक ट्रेंड इंडिया में है वो है ओनरशिप का। तो इंडियंस ऑलवेज प्रेफर कि हम घर खरीदते ये अपना घर हो। एंड जो अमेरिकन या दूसरे, अगर आप एनआरआई, अगर आप कंट्रीज देखेंगे, वहां पे इनका माइंडसेट है कि उनके लिए वो इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा सा कम है, इसके लिए वो रेंटल ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनके लिए लाइफ में एक घर बनना चाहिए, बच्चों को पास ऑन करना चाहिए। वो फिलोसॉफिकल कल्चरल डिफरेंस बहुत फर्क है हमें उनमें। तो क्या होता है कि ये कंट्रीज में ज्यादा रेंटल चलता है, इसके लिए ये कंट्रीज में हमेशा आपको आरओआई रेंटल में कहीं ज्यादा मिलेगा। जैसे कि यूएस में हमें 8 से 12% के बीच में रेंटल यील्ड दिखता है, बट इंडिया में अगर आप देखोगे रेंटल यील्ड रेसिडेंशियल सेक्टर में, तो 2% से ज्यादा आपको देखने नहीं मिलता है। तो ये यूजुअली ट्रेंड बहुत टाइम है मेरे हिसाब से इंडिया में कि ये आरओआई
रेंटल में चेंज हुए ड्रास्टिकली। बिल्कुल अरविंद सर, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि ऑफिस स्पेस, कमर्शियल और रिटेल में कैसा ट्रेंड दिख रहे हैं आप 2024 में? देखिए, पहले ना इसको इस तरह से देखिए कि पिछले 1.5 साल में हुआ क्या। 2019 में ऑफिस की डिमांड अपने पीक पे पहुंच गई थी। हर कंपनी ने डेटा जारी किया था और हमने भी उस समय एस्टिमेट किया था करीब 57 मिलियन स्क्वायर फीट का। 2020 में उम्मीद थी कि ये उससे 4-5 मिलियन ऊपर उठेगा, लेकिन 2020 में कोविड आया और डिमांड सीधी आधी हो गई। उस आधी होने के बाद से इसने अगले 2 साल तक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 के फर्स्ट हाफ में जो डिमांड का पैटर्न था वो 2022 के सेकंड हाफ में गिर पड़ा नीचे। तो 30 मिलियन करीब हुआ और दूसरे हाफ में सिर्फ 25 मिलियन के आसपास हुआ, यानी कि डिमांड नीचे गिर पड़ी। और उसके बहुत सारे कारण थे, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुई और तमाम दुनिया भर की जो इवेंट्स हुई। 2023 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें भी कमोबेश वही पैटर्न था, 24-25 मिलियन का। इसलिए उम्मीद थी कि इस साल शायद हम बहुत ज्यादा डिमांड नहीं देखेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि Q3 और Q4 में जबरदस्त तेजी आई है, Q4 में खासकर। और ये जो तेजी है ये कई चीजों को इनकॉर्पोरेट करती है। ये इसने फैक्टर इन कर लिया है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हैं वो शायद बने रहेंगे, और उसके अराउंड हमने एक वर्क अराउंड निकाल लिया है। जो हमारे तमाम दूसरे कंसर्न्स थे उसको हमने एड्रेस कर लिया है। इस साल 2024 में ये जो कमर्शियल स्पेस की तेजी आई है इसके भी बने रहने की पूरी संभावना है, जैसा हम रेजिडेंशियल के लिए कह रहे थे। और अगर कोई बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस ना पैदा हो जाए ग्लोबल स्केल पे या नेशनल स्केल पे, तो ये तेजी बनी रहेगी। ओके, कमर्शियल में भी तेजी बनी रह सकती है इस साल। रवि जी, जाते जाते एक और अहम विषय को नहीं भूलना चाहिए जिसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री। अभी तक अनसोल्ड स्टॉक की क्या स्थिति है और 2024 में इसमें कैसी हलचल देख रहे हैं? देखिए, मैं 2 लेवल पर देख रहा हूं। जो सिटी सेंटर पे इन्वेंट्री पड़ी है वहां पे प्राइस एप्रिसिएट होगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स में सिटी सेंटर में सप्लाई कम है तो वहां पे प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है जो पेरिफेरी लोकेशंस पे है वो इस समय ट्रबल में है, और 2024 में उन इन्वेंट्री का अपटेक होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कोई बहुत मेजर काम करें। तो हाँ, सिटी सेंटर में प्राइस एप्रिसिएशन होगा, लेकिन पेरिफेरी लोकेशन पे आपको हो सकता है थोड़ा डेप्रिसिएशन भी देखने को मिले। ठीक है, यानी उस पूरी चर्चा को समझें तो 2024 में काफी कुछ जो हलचल दिखेगी उस पर बीते साल का प्रभाव दिख रहा है। जो अनुमान लग रहे हैं वो ये है कि लग्जरी सेगमेंट इस साल भी बेहतर करता हुआ दिखेगा। लोअर सेगमेंट में मायूसी दिख सकती है। जाहिर तौर पर रियल्टी इंडेक्स में तेजी का अनुमान है, यानी ब्रांडेड डेवलपर्स के लिए ये साल भी अच्छे संकेत दे रहा है। नए लॉन्च, निवेश के साथ कमर्शियल और रिटेल में मिला जुला माहौल दिख रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनन जी, अरविंद जी, रवि सर और विमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आज के शो में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।